नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और बहुत बहुत स्वागत आपके इस चैनल पर। डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में आज हम फिर से हाजिर हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल स्थित फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखने का निर्णय लिया गया है? तो अभी केंद्र सरकार ने जो है फोर्ट विलियम का नया नाम रखा है। ठीक है, उसको बदलने का फैसला लिया है। और सरकार का मानना है कि ये जो है फोर्ट विलियम नाम जो है औपनिवेशिक मानसिकता को प्रदर्शित करता है और उससे हमें बाहर निकलना है और भारतीय नाम के अनुसार जो है सारे जगहों का नाम रखा जाए। तो अभी जो है फोर्ट विलियम का नाम जो है विजय दुर्ग रखने का प्रस्ताव लाया है। और विजय दुर्ग अब इस नाम से फोर्ट विलियम को जाना जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आइए व्याख्या को देखें। तो ये द हिंदू की न्यूज है। तो फोर्ट विलियम आर्मीज ईस्टर्न हेड क्वार्टर, यहाँ पर आर्मी का ईस्टर्न हेड क्वार्टर भी है, यानी पूर्वोत्तर हेड क्वार्टर भी है। उसका नाम जो है बदला गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। व्याख्या देखें तो कोलकाता स्थित भारतीय सेना को पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम का निर्माण जो है 1781 में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी हिस्से और अधिकार के प्रतीक के तौर पर किया गया था। ठीक है, एक रक्षा अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अंग्रेजी शासन काल से चली आ रही परंपराओं को खत्म करने और प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का नाम बदलने का क्रम जारी है। इसका नाम बदलना छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि है, जो भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। इसका नाम बदलकर महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर सबसे पुराने किले के नाम पर रखा गया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। तो अभी जो है पूर्वोत्तर का नौसैनिक अड्डा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1651 में 3 गांव थे जो कि कलकत्ता में स्थित थे, कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानती, जो ये तीनों को मिला करके कोलकाता बना था। तो इन तीनों गांवों को जो है जमींदारी में प्राप्त किया था और यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट जो है चांसलर आयर फोर्ट विलियम थे। तो प्रथम प्रेसिडेंट आयर फोर्ट विलियम थे। आधुनिक समय में यह कोलकाता नगर कहलाता है, जिसकी स्थापना जॉर्ज चारनॉक ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में यहाँ भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्या होता था, यहाँ पर भारतीय जो नागरिक सेना में जो भर्ती होते थे उन्हें जो है प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर सके। उस समय बंगाल के शासक जो है सिराजुद्दौला थे और इसी समय काल कोठरी की घटना भी हुई थी, जिसे हालवेल ने बताया था। तो ये रहा फोर्ट विलियम, जिसे अब जो है विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो यहाँ पर जो है नवीन चावला कौन थे? सीबीआई निदेशक, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त और चुनाव आयुक्त। तो कौन थे? चुनाव आयुक्त थे। तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है आर्टिकल 324 जो है कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन होगा और उसमें जो है अभी वर्तमान में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि राष्ट्रपति तय करते हैं चुनाव आयुक्तों की संख्या। अभी वर्तमान में 2 हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान है। इसमें ये चुनाव आयोग कराता क्या है? तो जो हमारी संसद है, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा और राज्य विधान सभा और या राज्य विधान परिषद, इसके अलावा प्लस राष्ट्रपति
राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति इनका चुनाव ये कराता है निर्वाचन आयोग। तो चलिए व्याख्या को देखें। और यहाँ पर नियुक्ति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति में कौन कौन शामिल होता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो एक तो होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं यानी पीएम, प्लस जो है पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होता है। तो एक केंद्रीय मंत्री प्लस जो है एक विपक्ष का नेता होते हैं। तो विपक्ष के नेता, ठीक है, ये तीनों लोग मिल करके चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखें इस प्रश्न की। तो दिवंगत नवीन चावला जी कौन थे, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पूर्व जो है मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला जो है 79 ईयर्स की आयु में इनका निधन हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके नेतृत्व और चुनावी सुधारों में उनके महत्वपूर्ण योगदान में भारत की चुनावी प्रक्रिया पर गहरी छाप छोड़ी। तो ये 2009 में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। एक अनुभवी सिविल सेवक के रूप में उन्होंने चुनाव आयुक्त और बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कई अहम भूमिकाएं निभाई। उनके कार्यकाल को महत्वपूर्ण सुधारों और कुछ विवादों के लिए जाना जाता है। निधन की तिथि जो है इनकी 3 फरवरी 2025 को है और दिल्ली में हृदय गति रुकने के कारण सर्जरी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चुनाव आयुक्त कब से कब तक थे, तो 16 मई 2005 से 20 अप्रैल 2009 तक। और फिर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कब बनते हैं, तो 20 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक। इनका मुख्य योगदान करें देखें तो 2009 के लोकसभा चुनावों का संचालन किया था और तृतीय लिंग यानी थर्ड जेंडर मतदाताओं के लिए चुनावी सुधार किया था। चुनाव आयुक्तों के लिए संवैधानिक सुधारों की वकालत का विवाद जो है 2009 में पक्षपात के आरोप भी लगा था इनके ऊपर। और 2006 में भाजपा और एनडीए नेताओं द्वारा हटाने की याचिका भी दायर की गई थी इनके खिलाफ। जब उनका निधन हुआ तो इनको श्रद्धांजलि दी गई। एस.वाई. कुरैशी और ओ.पी. रावत ने उनके हास्य और सहयोग स्वभाव की सराहना की। और इनकी निजी रुचि क्या थी, तो मदर टेरेसा की जीवनी के लेखक के रूप में थी। अगला प्रश्न देखें तो सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 13वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है, तो भारत, मालदीव, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो है एक्वेरियन अभ्यास है और 13वां संस्करण है। किसके द्वारा मेजबानी की जा रही है, तो मेजबान देश जो है मालदीव है। यहाँ पर मेजबान की बात हुई है, तो मेजबान है तो कोई मेहमान भी होगा, तो मेहमान कौन है, भारत है। तो इन दोनों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है, इन दोनों देशों के बीच। चलिए व्याख्या को देखें तो सैन्य अभ्यास जो है एक्वेरियन के 13वें संस्करण की मेजबानी जो है कौन कर रहा है, मालदीव कर रहा है। 12वां संस्करण जो है उत्तराखंड में हुआ था। तो बदल बदल के जो है दोनों देशों में होता है। एक्वेरियन जो है धीवेही भाषा में इसका अर्थ जो है मित्र होता है। यानी मालदीव में जो धीवेही भाषा बोली जाती है उसमें इसका अर्थ जो है मित्र है। भारत और मालदीव के बीच जो है 2009 में शुरू किया गया और इसका लक्ष्य क्या है, तो उग्रवाद विरोधी अभियानों को चलाना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने के लिए समन्वय और साझेदारी करना है। तो 2 से 15 फरवरी 2025 के बीच होगा मालदीव में और एक्वेरियन मीटिंग फ्रेंड्स यानी मित्र, ठीक है। तो अब मालदीव की अवस्थिति जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मालदीव जो है ये इंडियन ओशन में पड़ता है, ठीक है। ये सर्कल से आप देख सकते हैं। तो
ये इंडियन ओशन में पड़ता है। ये यहाँ पर लक्षद्वीप है। अभी कुछ समय पहले जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जो है लक्षद्वीप पर गए थे और वहाँ पर बीच पर घूमते हुए वहाँ की तारीफ की थी। तो इन दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ा था। बाद में जो है मालदीव ने बैक फुट पर आया। अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप, ये भी मिनिकॉय द्वीप भी जो है भारत का ही है। तो ये सबसे आखिरी बिंदु है। तो इन लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाला कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल। और इस मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करने वाला कौन सा है चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री यहाँ चैनल जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालदीव में विभिन्न ऑपरेशन होते हैं, जैसे ऑपरेशन कैक्टस। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत जो है भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्तापलट की कोशिश करने को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की थी। यानी वहाँ तख्तापलट की कोशिश हो रही थी, जिसे जो है ऑपरेशन कैक्टस के तहत 1988 में भारतीय सेना ने मालदीव की मदद की थी। ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन नीर क्या है, नीर से आप समझ रहे होंगे पानी, ठीक है, रेल नीर भी बिकता है। तो ऑपरेशन नीर याद रखिएगा। इसके तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई थी। ऑपरेशन संजीवनी, कोविड का समय जब चल रहा था तो उस समय जो है उससे कोविड से निपटने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी सहायता प्रदान की थी, जिसमें दवाइयाँ और वैक्सीन वगैरह भी थी। तो 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की गई थी ऑपरेशन संजीवनी के तहत। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हो गए मालदीव से संबंधित। अगला प्रश्न देखें तो बार्ट डी वेबर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो बेल्जियम, बेलारूस, इक्वाडोर और इनमें से कोई नहीं। तो बने हैं ये बेल्जियम के। चलिए ये देखिए, ये वेबर जी हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेल्जियम के। तो बेल्जियम में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र या राजा राज्य का प्रमुख होता है। तो वहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी राजतंत्र तो होगा, यानी किसी वंशावली का जो है व्यक्ति ही वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट होगा, लेकिन वो संवैधानिक नियमों के तहत चलेगा, ठीक है। कार्य शक्ति जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। पश्चिम यूरोप के सबसे छोटे और सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। डच भाषा फ्लैंडर्स और फ्रेंच भाषा वालोन कहलाए जाते हैं वहाँ पर। यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो का ये सदस्य देश भी है बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है, और इसीलिए जो है इसे इसकी अवस्थिति के आधार पर इसे यूरोप का कॉकपिट भी कहा जाता है। तो चलिए ये देख लेते हैं बेल्जियम, ठीक है, ये बेल्जियम की अवस्थिति, इसकी राजधानी लग्जमबर्ग नहीं, ब्रुसेल्स है, ठीक है। लग्जमबर्ग तो देश ही है, तो ब्रुसेल्स है, ठीक है। और उसके पूरब में जो है जर्मनी है, उत्तर में देखें तो नीदरलैंड है, और दक्षिण में फ्रांस है। ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में अपने किस एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, चंद्रिका टंडन ने। 67वां ये संस्करण है 2025 का। तो ये जीता है त्रिवेणी के लिए। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो एल्बम त्रिवेणी के लिए जो है उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है, और जो लॉस एंजिल्स शहर में आयोजित हुआ था। भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन 3 बार के ग्रैमी विजेता बनी, और दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक
वाउटर कैलरमैन और जापानी मूल के सेलिस्ट इरू मात्सुमोतो, ये लोग हैं। ठीक है। इसके अलावा जो प्रमुख भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है, जैसे दिवंगत सितार वादक पंडित रविशंकर हैं, इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। 2013 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता है। दिवंगत तबला वादक जो है जाकिर हुसैन ने 4 बार ग्रैमी अवार्ड जीता। रिकी केज ने इसे 3 बार जीता है। AR रहमान, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया और रिकॉर्ड निर्माता PA दीपक 2-2 बार जीते हैं ग्रैमी अवार्ड। वादक विश्व मोहन भट्ट और गीतकार गुलजार, गायक संगीतकार शंकर महादेवन, ताल वादक वी सेल्व गणेश, संगीतकार गणेश राजगोपालन, ऑडियो इंजीनियर H श्रीधर और गायक गीतकार तन्वी शाह और शक्ति, ये लोग जो हैं 1-1 बार जीते हैं। तो ये लोग 1 बार जीते हैं, ये 2 बार जीते हैं, ये 3 बार जीते हैं, ये 4 बार जीते हैं और ये 5 बार जीते हैं। ग्रैमी पुरस्कार के बारे में देखें तो मूल नाम ग्रामोफोन पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्ड आर्ट्स एंड साइंसेस या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्ड आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्ड आर्ट्स एंड साइंसेज या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्ड आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। 1959 में वर्ष 1958 के कलाकारों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। तो 1959 में इसकी शुरुआत होती है। सम्मानित होने वालों को ग्रामोफोन की एक सुनहरी प्रतिमा दी जाती है। अब आज के सेशन का जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। तो अभी जैसा कि पता है आप लोगों को कि अभी दिल्ली में जो है हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ और 8 तारीख को जो है वहाँ पर मतगणना होगी। तो इस संदर्भ में जो है हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो दिल्ली है यहाँ पर विधानसभा है किस तरीके से कार्य करती है और ये कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है। तो पहले तो ये ग्रुप C के अंतर्गत रहता था, लेकिन जो है इसे जो है 2050 के लगभग जो है इसे राज्य का दर्जा मिला केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। 1956 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। 1953 का समय जो था उस समय जो है न्यायमूर्ति फजल अली की सिफारिश हुई पर जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बात की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो 1956 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का से इनकार कर दिया। दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1900 और मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और उसके बाद जो है केंद्र सरकार इसे देखती है। इस दौरान जो है दिल्ली में कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। 1966 में पहली बार बदलाव की कोशिश हुई और दिल्ली प्रशासन अधिनियम के तहत दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल में जो है 5 सदस्य होते थे, 5 मनोनीत सदस्य थे, मगर जो है असली पावर अभी भी केंद्र सरकार और उप राज्यपाल के पास थी। ये सिर्फ सलाहकारी होते थे, सलाह देते थे और फैसले नहीं ले पाते थे। ठीक है। केंद्र सरकार ने क्या किया कि 1987 में जस्टिस RS सरकारिया की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। बाद में इसका नाम जस्टिस बालकृष्ण कमेटी कर दिया गया। इस कमेटी को पता लगाना था कि दिल्ली की व्यवस्था का पुनर्गठन कितना जरूरी है। बालकृष्ण कमेटी ने दिल्ली के विभिन्न अहम सियासी दलों और प्रबुद्ध नागरिकों से बात की और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ये प्रस्ताव रखा। इसके बाद बालकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने मई 1990 में संसद में बिल पेश किया। फिर उसके बाद आता है हमारा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसके तहत क्या किया गया कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत
जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239 ए शामिल किया गया ताकि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। दिल्ली के एनसीटी में प्रशासक और विधानसभा होगी, ये प्रावधान किया गया। कानून प्रवर्तन, लोक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर, यानी कानून प्रवर्तन केंद्र सरकार करती है, लोक व्यवस्था भी केंद्र सरकार करती है, यानी पुलिस व्यवस्था भी कौन देखता है, केंद्र सरकार देखती है, और भूमि से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो केंद्र सरकार देखती है। इन तीनों को छोड़ करके जो है राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से हेतु कानून बनाने की शक्ति जो है यहाँ के विधानसभा की है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 239 ए में यह भी प्रावधान किया गया कि उपराज्यपाल को या तो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा या वह राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य है। 69वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 आया था। यह संशोधन 1 फरवरी 1992 से लागू हुआ। इस संशोधन के जरिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, जिसे हम एनसीआर कहते हैं ना, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। इस संशोधन के जरिए दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और उसे विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। इस संशोधन के तहत दिल्ली को एक राज्य विधानसभा और मंत्रिपरिषद मिली। 1993 में दिल्ली के लोग फिर से अपने नेताओं को चुनने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे। जब ये संशोधन हो गया तो पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा ने बहुमत हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी ने, और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है मदन लाल खुराना बने थे। अब ये देख लीजिए, जब ग्रुप सी से दिल्ली को हटाया गया था तो 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, तो ब्रह्म प्रकाश यादव पहले मुख्यमंत्री बने थे, फिर उसे भंग कर दिया गया था। 1956 में दिल्ली से विधानसभा मुख्यमंत्री पद का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया, केंद्र का सीधा नियंत्रण हो गया था। 1966 में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी, मगर शक्ति जो है नाम मात्र की थी, सिर्फ सलाहकारी थी, ठीक है। 1987 में सरकारिया आयोग ने विधानसभा की सिफारिश की थी। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीटी का दर्जा मिला, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और 1993 में जो है 37 साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ, मदन लाल खुराना पहले मुख्यमंत्री बने। अब आज के लिए एक नया इनोवेशन है, आज से आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो है इसी वीडियो से संबंधित है। आप बताइए कि वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि उन्हें लंदन में निदेशक मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। क्या ये सही है? वह भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना चाहते थे। प्राच्य शिक्षा क्या है? जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल वाली, ठीक है, जहाँ भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, तो वो प्राच्य शिक्षा में रुचि रखते थे, उसे पुनर्जीवित करना चाहते थे। या वह विलियम कैरी और उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे, या वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं कल के सेशन में, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर से।